नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में, जो मेरा अंतिम वीडियो था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार का बेसिक्स हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने साथ ही साथ ये भी देखा था कि हम लोगों का जो जर्नी है वो पार्ट 3 तक पहुँच चुका है और पार्ट 3 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, पार्ट 3 का जो पहला आर्टिकल है, पहला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 के अंतर्गत फॉल करता है। तो आर्टिकल 12 में क्या कहता है वो हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 12 जो है, इसमें स्टेट्स का डेफिनेशन बताया गया है। और स्टेट्स का डेफिनेशन दोस्तों क्यों बताया गया है? क्योंकि पार्ट 3 में बहुत सारे जगह पर स्टेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले ये बताया कि जो पार्ट 3 के अंतर्गत जो जहाँ जहाँ स्टेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उस हर जगह पर स्टेट का क्या मतलब है। तो पहले आप स्टेट का मतलब समझिए, उसके बाद फिर आने वाले आर्टिकल में जहाँ जहाँ स्टेट शब्द का इस्तेमाल है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए बात कर रहा है। तो इसमें मुख्यतः दोस्तों आपको 3 बिंदुओं के बारे में देखना है। जो पहला बिंदु है वो कहता है कि स्टेट इंक्लूड्स व्हाट? स्टेट इंक्लूड्स नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत की सरकार और भारत की सांसद। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा बोला गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जितने भी हमारी राज्य सरकार है और जितने भी हमारी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है वो, और दूसरा जो उसका विधायिका है, राज्य की जो विधायिका है। ठीक है, तो वो बोला कि वो दूसरे नंबर पे वो भी हमारा स्टेट कहलाया जाएगा। और तीसरे नंबर पर बोला ऑल लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर अथॉरिटीज, यानी कि जितने भी हमारे लोकल अथॉरिटीज हैं पूरे भारत के टेरिटरी के अंतर्गत, जैसे कि हमारा आप लोग देखते होंगे पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, म्यूनिसिपल हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब, इन सबको लोकल अथॉरिटीज़ बोला जाता है। ठीक है, और अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन से आते हैं? जहाँ पर कि सरकार कंट्रोल करती है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तहत बताता हूँ, जैसे LIC हो गई। LIC का जो 100% शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है ना। और जैसे कि आपका ONGC हो गया, उसका जो शेयर होल्डिंग है, यानी कि उसका जो पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो किसके पास है? वो है हमारी सरकार के पास है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जितने भी हमारे PSUs हो गए, जहाँ पर कि हमारे पूरी सरकार का नियंत्रण है वहाँ पर, तो बोला कि इसको भी हम लोग स्टेट के अंतर्गत लाएंगे, इस स्टेट के अंतर्गत वो भी हमारा फॉल करता है। तो मुख्यतः इसमें 3 बिंदु हो गए। ठीक है, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी, और थर्ड हो गया ऑल लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर अथॉरिटीज। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सब सारे जो चीज़ है ना, वो तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही होंगे, उसमें तो खैर कोई शक नहीं है। अगर बाहर का टेरिटरी रहेगा तो उसको हम लोग थोड़ी ना अपना स्टेट बोलेंगे, है ना। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हमारे हमारा जो भारत का जो सीमा है उसके अंतर्गत ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आशा करता हूँ कि आर्टिकल 12 में आपको कुछ हद तक समझा पाया। और अगर आपको कोई चीज़ें इसमें ऐसी लगी जो नहीं समझ में आया तो कृपया मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट कि मैं उसके ऊपर और थोड़ा सा अपना प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ पर कि मैं इसके आगे आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, आप अपने घर का ख्याल रखें, आप अच्छे से रहें, खुशी रहें, सुखी रहें, समृद्ध बने रहें, स्वस्थ रहें, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उन सबों का ख्याल रखें, तभी हमारा देश जो है प्रगतिशील बनेगा। तो यही कहकर दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सबों से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।